नमस्कार साथियों, रणभूमि एवन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैथ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग मैथ्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो सही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, यदि a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 66 है तो a माइनस 1/a का मान ज्ञात कीजिए। ये अलजेब्रा से क्वेश्चन है। देखिए, यदि a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर दिया है 66, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, हमको a माइनस 1/a निकालना है। अगर हमको a प्लस 1/a निकालना रहता तो इसमें +2 कर देते। जो फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें a माइनस 1/a निकालना है, तो a स्क्वायर दोनों साइड से 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1/a² माइनस 2 और इधर से 66 माइनस 2। तो ये हमारा फार्मूला के फॉर्म में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। और इधर देखिए, जो 66 में से 2 घटाएंगे तो 64 आएगा। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो इसको 8 का स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा और a माइनस 1/a बराबर हो जाएगा 8। और यही हमारा राइट आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार को बेचने पर अमन को उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यह देखिए, प्रश्न जो है लाभ और हानि चैप्टर से है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक कार बेचने पर अमन को उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ दिया हुआ है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य को ही 100 मान लेते हैं। देखिए, मान लेंगे विक्रय मूल्य बराबर 100 है। जब विक्रय मूल्य 100 हो जाएगा तो लाभ, क्योंकि लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है, तो 100 का 20% 20 हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य 100 हो गया तो लाभ हमारा 20 हो गया। अब विक्रय मूल्य और लाभ निकल गया है तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य यानी जितने में वस्तु को बेचा गया है उसमें से अगर हम जितना प्रॉफिट हुआ है उसको निकाल देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर 80, है ना। यह 80 क्रय मूल्य हो गया। अब जो हम उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के ऊपर काउंट करेंगे। लाभ 20 है, क्रय मूल्य 80 है, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 20 और बटा में 80 गुणे 100। तो यहाँ से 20 से 80 को जब काटेंगे, 20 चौका 80, तो हो जाएगा 1/4 गुणे 100 बराबर आंसर आ जाएगा 25%। ये हमारा क्रय मूल्य पर लाभ है और ये जो 20% दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य पर लाभ था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 25%। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। एक वर्ग का विकर्ण 2.4 सेंटीमीटर है। 12 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर एक गलती से 12 लिखा गया है, यहाँ सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल रहेगा। एक वर्ग का विकर्ण
2.4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग जो है उसका विकर्ण दिया है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वर्ग हो गया। अगर इसकी भुजा ए है और ये विकर्ण है, विकर्ण को अगर हम डी से प्रदर्शित करते हैं तो इसकी भुजा ए हो गई, ए स्क्वायर, और बराबर ये ए स्क्वायर जो होता है इसका क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर इसको विकर्ण के फॉर्म में देखेंगे तो ये जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा, पहले देखते हैं डी बराबर दिया हुआ है, डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर दिया है। अगर इस क्षेत्रफल को डी के फॉर्म में लिखते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है डी स्क्वायर बाई 2। ये फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के रूप में। इसी फार्मूला में रख देंगे तो हो जाएगा, देखिए इसी में रख देंगे जब, ए बराबर डी स्क्वायर यानी डी का मान 2.4 का स्क्वायर बाई 2। 2.4 यानी 24 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 576.576 बाई 2। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16, 2.88। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 2.88, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए सिर्फ आपको वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के फॉर्म में अगर पता रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल इजीली निकाल लेंगे। सिर्फ ये फार्मूला याद रखिए, ए बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 2, विकर्ण के फॉर्म में वर्ग का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 3 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 10,000 रुपये उधार लेता है। 3 वर्षों बाद उसका मिश्र धन कितना होगा। ये देखिए साधारण ब्याज का प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे टाइम जो है दिया हुआ है, टी बराबर टाइम जो है 3 वर्ष है, और जो मूलधन है वो भी दिया हुआ है, पी बराबर 10,000, और दर जो है आर वो भी दिया हुआ है 12%। साधारण ब्याज का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। इसी फार्मूला पर रख देंगे, साधारण ब्याज आ जाएगा। और साधारण ब्याज को जब मूलधन में जोड़ देते हैं तो मिश्रधन आ जाता है। इस तरह से हम मिश्रधन निकालेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। देखिए P 10,000 और R 12%, T 3 वर्ष बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 3 36, और इधर 100 तो हो जाएगा 3600। ये 3600 देखिए क्या आया है, ये साधारण ब्याज है, और हमें निकालना क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो। तो मूलधन में इंटरेस्ट यानी ब्याज को जोड़ देंगे। मूलधन कितना है 10,000 और ब्याज कितना है 3600। तो जब दोनों को ऐड करेंगे 10,000 प्लस 10,000 में 3,600 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13,600 रुपये। देखिए इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें ये राइट आंसर है, 13,600 रुपये। आगे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर 1.85 गुणे 1.85 प्लस 0.85 और इंटू 0.85 है, माइनस 1.7 इंटू 1.85 किसके बराबर है। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का है, पर ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लगेगा,
इतना सारा कैलकुलेशन है, पॉइंट में है, दशमलव में है, कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए इसका सिर्फ फार्मूला होता है, सिंपल सेट कर देंगे उसी फार्मूले पर तो ये आ जाएगा। 1.85 1.85 का 2 बार गुणा हुआ है, यानी हम इसको 1.85 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सेम वही है, 0.85 का गुणा हुआ है 2 बार, तो इसको भी हम 0.85 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। अगर हमको 2ab मिल जाता है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2ab कैसे मिलेगा, यहाँ ए तो मिल गया 1.85, पर यहाँ पे 0.85 नहीं मिल रहा है। अगर हम 0.85 का 2 गुना करेंगे, 0.85 का 2 गुना तो हो जाएगा 2 25 10, 2 8 16 17, यानी 1.7 आ जाएगा। तो ये जो 1.7 है इसको हम 2 गुणे 0.85 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 1.85 गुणे 0.85। अब देखिए यह उस फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं ए यानी 1.85 माइनस बी यानी 0.85 का होल स्क्वायर। अब इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 ही आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 1। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ भालू और कुछ कबूतर थे। यदि सिरों की कुल संख्या 15 और पैरों की कुल संख्या 50 हो तो चिड़ियाघर में कितने भालू हैं। यह भी देखिए नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। ऐसे प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए हम इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। एक चिड़ियाघर में कुछ भालू और कुछ कबूतर थे, तो जो भालू रहेंगे उनके 4 पैर रहेंगे। देखिए भालू, ये भालू हो गए और इधर कबूतर। भालू 4 पैर वाला जानवर है, कबूतर 2 पैर वाला जानवर है। सिरों की कुल संख्या 15 है, इसका मतलब भालू और कबूतर दोनों मिलाकर के टोटल 15 हैं। ये दोनों टोटल 15 हैं। पैरों की कुल संख्या 50 है, तो देखिए पैरों की कुल संख्या 50 है, यानी कि इसमें कुछ जानवर ऐसे होंगे जिनके 4 पैर हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनके 2 पैर हैं, सब मिला करके 50 पैर हैं, है ना। तो हम ये मान कर चलते हैं पहले कि जो टोटल 15 जानवर हैं उनके सबके सिर्फ 2-2 पैर ही हैं। तो अगर 15 जानवर टोटल के 2-2 पैर ही रहते हैं तो हमारा टोटल पैर कितना हो जाएगा 30, पर एक्चुअल में हमारे कितने यहाँ पे पैर दिया हुआ है 50। तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा 20 पैर जो हैं वो उन जानवर के हैं जिनके 4 पैर हैं, और ये जो 20 पैर हैं अब उनके, क्योंकि देखिए अब इसके 4 पैर हैं, हमने 2 ही काउंट किए हैं, तो इसके 2 पैर अभी जो भालू है उसके बचे होंगे। तो इसका मतलब है कि इस 20 में भालू के 2-2 पैर शामिल हैं। तो अगर हम इस 20 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो जो आएगा वो भालुओं की संख्या आ जाएगी 10। इसका मतलब हमारे उस चिड़ियाघर में 10 भालू हैं, बाकी जो 5 बचे हुए हैं वो कबूतर हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग जितने जानवर टोटल दिया हुआ है, जितने सर हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैरों की संख्या कम ही आएगी। जाहिर सी बात है कम आएगी, क्योंकि उसमें कुछ 4 पैर वाले जानवर हैं, कुछ 2 पैर वाले हैं, तो हमने सबको 2 पैर वाला ही मान लिया है, तो 30 आ गई। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पैर जो है 20 पैर जो बच रहा है वो 2-2 पैर एक्स्ट्रा हैं, तो इसको 2 से सिर्फ डिवाइड कर देना है, तो ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेलीविज़न पर 40% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 50% का लाभ होता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए छूट जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है।
और लाभ जो निकाला जाता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 100 मान लेते हैं। और जो MRP है उसका यानी मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य इसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा x, इसको मान लेते हैं। तो देखिए जो लाभ हो रहा है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होगा यानी CP पर होगा। तो ये 50% का लाभ हो रहा है, तो इस पर अगर 50% का लाभ करा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 150, क्योंकि 100 का 50% 50 होगा, तो लाभ के बाद जो बेचा गया है वो 150 हो जाएगा। अब हमारे पास जो है अंकित मूल्य है और ये लाभ प्रतिशत है। तो देखिए अंकित मूल्य का 40% छूट देने के बाद इतना लाभ हुआ है 50% का, तो इस पर 40% छूट देते हैं। 100 में से 40 घटाएंगे तो हो जाएगा 60%, यानी 40% छूट देने के बाद जो बचा है वो 60% भाग बचा है, और यही 50% लाभ के 150 के बराबर हो जाएगा। इस पर छूट देने के बाद देखिए 40% छूट देने के बाद 50% का लाभ हुआ, तो हमारा जो क्रय मूल्य था 100 था, क्रय मूल्य 100 था और इस पर 50% का लाभ हुआ तो 150 हो गया। इसको हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, यानी अंकित मूल्य का मान आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 0 से 0 इधर काट देंगे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 2 से इसको काटेंगे 50। तो 50 में 5 का गुणा करेंगे, 50 गुणे 5 बराबर 250, यानी 250 जो है अंकित मूल्य है। अब देखिए अगर हम छूट नहीं देते तब वो पूछ रहा है कि तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट नहीं देने के कंडीशन में लाभ प्रतिशत कितना होता, तो क्रय मूल्य जो है वो 100 है और अंकित मूल्य जो है वो 250 है। तो अगर छूट नहीं देते तो अंकित मूल्य को ही विक्रय मूल्य मान करके 250 रुपये में वस्तु को बेच दिया जाता। 100 रुपये में खरीदा जाता है, 250 रुपये में बेच दिया जाता है, तो 150 रुपये का लाभ होता है 100 पर। इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी 150% का टोटल लाभ हो जाता। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 150%। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है नाव और धारा से। एक नाव 30 मिनट में 20 किमी ये दूरी दिया हुआ है। एक नाव 30 मिनट में, ये समय है 30 मिनट और 20 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, धारा की दिशा की ओर जाती है और धारा की गति जो है वो 10 किमी प्रति घंटा है। तो नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे मान लीजिए वाटर फ्लो हो रहा है नदी में, पानी इधर से इधर बह रहा है, तो पानी की दिशा में जब नाव जाएगी तो तेज जाएगी और पानी की विपरीत दिशा में जब जाती है तो स्लो जाती है। पानी की दिशा में जब जाती है नाव तो पानी इसको सहायता करता है आगे बढ़ने में। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सापेक्ष चाल निकालते हैं वो पानी की चाल और नाव की चाल दोनों जोड़ दिया जाता है। तो देखिए इसमें हमें धारा की चाल तो दिया हुआ है यानी पानी की चाल दिया हुआ है, नाव की चाल हमें पता नहीं, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना नाव की चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल दिया ही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है तो इसलिए सापेक्ष चाल जो होगा जुड़ जाएगा। धारा की दिशा में सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा x प्लस 10। अब जो दूरी बराबर चाल गुणे समय का फार्मूला होता है उसी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो हो गई चाल हो गई और ये 20 किलोमीटर दूरी हो गई और 30 मिनट समय हो गई। तो इसको हम 30 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो 30 बटा में हो जाएगा 60, यानी 1 बटा में 2 घंटा।
तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी कितना है 20 किलोमीटर, 20 हो जाएगा। चाल कितना है x प्लस 10 और समय 1/2 घंटा। 2 का इधर मल्टीप्लाई या गुणा हो जाएगा तो 40 बराबर हो जाएगा x प्लस 10, x प्लस 10 और 10 इधर आएगा तो 40 में से 10 घटा देंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 40 माइनस 10 30। यानी जो धारा की चाल है वो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो नाव की गति है, नाव की चाल है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ए, बी और सी के लाभ का अनुपात 3:4:5 है। 3, 4, 5 का रेशियो है तीनों के लाभ में। तो यदि टोटल लाभ 48,000 रुपये है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो दिया हुआ है हम चाहें तो इसको अगर बेसिक से लगाना चाहें तो सबको x मान सकते हैं, 3x 4x 5x, या फिर हम इसको बिना x माने भी लगा सकते हैं। देखिए b का हिस्सा पूछा हुआ है तो b का हिस्सा पूछा गया है और b का इसमें कौन सा है 4 है, तो इसको ऊपर लिखेंगे 4 और टोटल सबको जोड़ देंगे तो 3, 4, 7, 5, 12 हो जाएगा 12। फिर उसके बाद जितना कुल लाभ है, कुल लाभ हो जाएगा 48,000। अब इसको काटेंगे 4, 3, 12 हो जाएगा 3 और फिर उसके बाद 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3, 3, 3, 6, 18,000। यानी 16,000 रुपये जो है वो बी का हिस्सा हो गया। इसी तरह से अगर हमें ए का हिस्सा निकालना रहता तो हम जहाँ पे 4 लिखे हैं वहाँ पे 3 लिखते। अगर हमको सी का हिस्सा निकालना रहता तो जहाँ पे 5 लिखे 4 लिखे हैं वहाँ पे 5 लिखते और नीचे जो रहेगा वो टोटल तीनों का योग रहेगा। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, मोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का एलसीएम यानी लासा निकालते हैं। देखते हैं लासा जो आएगा वही इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी संख्या। तो लासा निकालने के लिए 12, 16, 24 हो गया। इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 6, 8, 12, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, 2 और 3, फिर 2 से काटेंगे तो 3, 1 और 3, लास्ट में 3 से डिवाइड कर देंगे तो सब 1 आ जाएगा। अब इन सब का गुणा कर देंगे तो वही एलसीएम हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, यानी इसका जो एलसीएम हो गया लासा 48 हो गया। तो 48 तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से 12 से 16 से और 24 से तीनों से विभाज्य हो जाएगी। 12 से 48 में भाग देंगे तब भी चला जाएगा, 16 से देंगे 24 से देंगे तब भी। परंतु हमारे ऑप्शन में देखिए कहीं पे 48 नहीं दिया हुआ है, 64 दिया है, 84 दिया है, 90 दिया है, 96 दिया है। तो इसका मतलब हम इसको और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 48 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 96। यानी कि ऐसी संख्या तो पहली छोटी से छोटी संख्या 48 है जो इन तीनों से विभाज्य है, लेकिन अगर हम इसमें 2 से या 3 से किसी अन्य संख्या से गुणा करते हैं तो ऐसी बड़ी संख्याएं भी प्राप्त हो जाएंगी जो 12, 16 और 24 से विभाज्य है। तो क्योंकि हमारे ऑप्शन में 48 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 96 सही है। 96 भी इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो ये थे हमारे मैथ्स के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं।
और देखने में तो ये बहुत कठिन लगते हैं, पर इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स के लिए और महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर इन सारे सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे।